इस पूरे एसिड बेस सॉल्ट को 5 पिलर्स में डिवाइड किए हैं। देखिए मेरे भाई, आज हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि पूरे एसिड बेस सॉल्ट को 5 पार्ट में डिवाइड किया। देखिए, पहले तो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक के बारे में। एसिड बेस सॉल्ट कहते किसको हैं, कहाँ से आया है, क्या इसका हमारे जीवन में क्या यूज है, और इसका बेसिक डेफिनेशन कुछ साइंटिस्ट ने दिया है, ये पहले देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिकेटर्स क्या है। ठीक, इंडिकेटर्स में भी चार पांच तरीके का इंडिकेटर्स हम लोग देखने लग जा रहे होंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिड। अभी तो हम लोग यहाँ पे बेसिक वाले में एसिड में बस इंट्रोडक्शन करके छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा एसिड के पूरे डिटेल्स को पढ़ रहे होंगे। फिर हम लोग बेस के पूरे डिटेल्स को पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है यहाँ पे बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पे इस चीज को पीएच स्केल में हम लोग अच्छे तरीके से पीएच स्केल में यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो देख रहे होंगे। फिर आ जाता है सॉल्ट। सॉल्ट फिर सॉल्ट सॉल्ट में भी कुछ जो इम्पोर्टेंट सॉल्ट हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर को देखा जाए तो ये पूरा जो चैप्टर है 1 2 3 4 5 6 7 पिलर्स में डिवाइडेड है। एक एक अच्छे अच्छे तरीके से पिलर्स को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए मेरे भाई स्टार्ट करें अपने काम को। पहले हम लोग समझते हैं एसिड किसको कह दिया मैंने। देखो, पहले हम लोग जो जैसे वर्ड से ही नजर आ रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक, तो पहले समझो एसिड किसको कहते हैं। मेरे भाई, ये जो एसिड वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। अच्छा, ये लैटिन वर्ड बहुत सुना होगा। क्या होता है जो लैटिन वर्ड्स का मतलब होता है, जो पश्चिमी देश से जो भाषा आता है ना उसको कहा जाता है लैटिन वर्ड। ठीक है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, ये सब जो होता है उस सबको लैटिन वर्ड्स, वहां से कोई अगर वर्ड एक्सट्रैक्ट होके आया है तो वो जो वर्ड्स होता है उसको लैटिन वर्ड बोला जाता है। तो एसिड वर्ड जो है वहीं से आया है एसिडस। एसिडस से एसिड बना है, जिसका मतलब है सावर सब्सटेंस। सावर का मतलब खट्टा, कोई भी चीज अगर खट्टा है तो उसको बोला जाता है एसिड। तो एसिड वर्ड कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड एसिडस से आया है, जिसका मतलब होता है सावर सब्सटेंस। उसी तरीके से बेस पे आओ। बेस जो है अरेबिक वर्ड है, अरेबियन कंट्री से आया है। ठीक है, अरेबिक वर्ड है। ठीक, और अरेबिक कौन से वर्ड से ये आया है, जैसे एसिड एसिडस से आया है, तो बेस किससे आया है, अल्क्वैली। अल्क्वैली, अल्क्वैली। ठीक है, अल्क्वैली का मतलब क्या है, मान लो कि कोई प्लांट है। ठीक है, प्लांट को जब हम जला देते हैं, जैसे कोई भी अगर सूखा हुआ मान लो प्लांट है, वो जब जल जाता है तो उसका राख का ढेर नहीं बचता है, उसको अरेबिया में अल्क्वैली कहते हैं। तो वहीं से ये वर्ड आया है बेस, वहीं से वर्ड निकल के आया है, बेस निकल के आया है। ठीक है मेरे भाई, अल्क्वैली एसिड कहाँ से आया है, बेस कहाँ से आया है, हम लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। हम लोग समझ गए कि एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, साल्ट किसको, साल्ट क्या होता है। तो साल्ट जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है एसिड और बेस का। एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन को हम लोग साल्ट बोल देते हैं। ठीक, तो अब तुम लोग समझ चुके होगे एसिड क्या है, बेस क्या है और साल्ट क्या है। चलो, लेकिन एक बात अब हम तुमको बताएं कि कोई न कोई साइंटिस्ट, हम लोग सीधे सीधे डेफिनीशन पे आते हैं, है ना। इसको डेफिनीशन देने के लिए दो साइंटिस्ट सामने आए, समझे। एसिड और बेस वर्ड कहाँ से आया ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये जो एसिड वर्ड का जो डेफिनीशन देने वाले साइंटिस्ट हैं, दो हैं। एक का नाम है अर्हेनियस और दूसरे का नाम है ब्रॉन्स्टेड लॉरीज। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लॉरीज। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लॉरीज। ठीक, इन्होंने ही एसिड और बेस का अपने अपने तरीके से डेफिनेशन दिया है। ठीक है, एसिड और बेस का डेफिनेशन ये दोनों साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से दिया है। चलिए पहले एसिड का दोनों साइंटिस्ट के बारे में सोचना क्या था, पहले वो देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अर्हेनियस के बात कर लेते हैं।
अर्हेनियस क्या बोलते थे एसिड के बारे में? कहते थे मेरे भाई कि कोई भी सब्सटेंस जो पानी में H प्लस आयन रिलीज करता है, ठीक है, H प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन या वाटर में कह दो रिलीज अगर करता है तो वैसे सब्सटेंस को हम एसिड बोल देंगे। ऐसा अर्हेनियस कहते थे कि कोई भी सब्सटेंस जो पानी में H प्लस आयन रिलीज करेगा तो उसको हम एसिड बोल देंगे। ब्रोंस्टेड एसिड के बारे में क्या डेफिनेशन देके गए हैं? ब्रोंस्टेड लॉरीज इन्होंने डेफिनेशन दिया है कोई भी स्पेसीज कहने का मतलब होता है कटायन हो या एनायन हो या कोई मॉलिक्यूल हो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है जो H प्लस आयन किसी को H प्लस आयन या फिर इसको कह सकते हैं प्रोटॉन, H प्लस आयन कह दो या प्रोटॉन डोनेटर हो, उसको क्या कहेंगे भैया? उसको बोल देंगे एसिड। मेरी बात को समझ में आ गया? मेरी बात समझ पा रहे हो? अब देखते हैं कि अर्हेनियस का बेस के बारे में क्या कहना था और ब्रोंस्टेड लॉरीज का बेस के बारे में क्या कहना था, इसको देख लेते हैं। अर्हेनियस बोलते थे कि अगर कोई सब्सटेंस OH आयन रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में तब वो एसिड, तब वो बेस होगा, ठीक है मेरे भाई। कोई भी सब्सटेंस वाटर या एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन रिलीज करता है, OH माइनस आयन रिलीज करता है तो इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे मेरे भाई? इसको कहेंगे बेस बोलेंगे। और दूसरा ब्रोंस्टेड क्या कहते थे? ब्रोंस्टेड ये कहते थे कि कोई भी अगर प्रोटॉन एक्सेप्टर हो, कोई भी कटायन एनायन और मॉलिक्यूल्स प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा तो उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे बेस। दोनों साइंटिस्ट के बात को हम आपको समझा चुके हैं, मैंने यही समझाया है। अर्हेनियस एसिड के बारे में क्या बोलते थे? कहते थे कि H प्लस आयन देने वाला एसिड और OH माइनस आयन रिलीज करने वाला पानी में बेस। और ब्रोंस्टेड ये कहते थे कि कोई प्रोटॉन देगा तो एसिड होगा, कोई प्रोटॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो बेस होगा। मेरे भाई मेरी बात देखो, मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट में समझाने का कोशिश किया है। अर्हेनियस कहते थे H प्लस आयन पानी में रिलीज करेगा तो एसिड, H प्लस आयन वाटर में रिलीज करेगा तो बेस। ब्रोंस्टेड ये कहते थे एसिड प्रोटॉन डोनर, एसिड प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेस। इसको एक सही तरीके से एक फॉर्मेट में ला करके छोड़ दिया है आपके लिए। अर्हेनियस का कहानी। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि अर्हेनियस क्या कहना चाहते थे और H प्लस आयन का मतलब क्या है, OH आयन एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप लोग जानते भी होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ये पानी में टूटता है ना, जब ये पानी में टूटता है तो H प्लस और Cl माइनस में जाकर के टूट जाता है। तो यहां पे आप लोग क्या देख रहे हो? उसी तरीके से H2SO4 है, H2SO4 है तो ये कैसे टूटेगा? H प्लस SO4 2 माइनस में टूट गया। ठीक उसी तरीके से अगर आप देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये कैसे टूटेगा? तो ये भी टूट जाएगा मेरे भाई, H प्लस NO3 माइनस में जाकर के टूट रहा है। और आगे चलते हैं HBr पे की तरफ चलते हैं। HBr अगर पानी में डालते हैं तो किस तरीके से टूट जाता है? HBr टूटेगा कैसे? H प्लस Br माइनस। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे बस ये समझ में आता है मेरे भाई, अर्हेनियस का बात आप समझने का कोशिश कीजिए। अर्हेनियस क्या कहता था? कोई भी अगर कोई भी एसिड होगा पानी में जाएगा तो H प्लस आयन रिलीज करेगा। तो देख रहे हो ना, वो झूठ नहीं बोलता था भाई। अर्हेनियस कोई बेकार आदमी नहीं है, बहुत सही आदमी है वो, झूठ नहीं बोलता। देखो H प्लस आयन ये रिलीज किया, हाँ। H2SO4 H प्लस आयन रिलीज किया, हाँ। HNO3 रिलीज किया, हाँ। HBr रिलीज किया, हाँ। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि अर्हेनियस सही बोल रहे थे
कि एसिड जब भी पानी में जाएगा तो H प्लस आयन रिलीज करेगा। चलिए कुछ ब्रॉन्स्टेंट जो ये बताएं कि H प्लस आयन और Cl माइनस में मतलब एसिड हमेशा H प्लस आयन रिलीज करता है। मेरे भाई हर केमिस्ट्री में हर चीज में एक्सेप्शन एक निकल के आ जाता है सामने, हर चीज में अगर तुम देखो केमिस्ट्री एक्सेप्शन का नाम ही है, ठीक है, केमिस्ट्री एक्सेप्शन का नाम ही है। तो मेरे भाई केमिस्ट्री में इन्होंने अर्हेनियस ने बताया H प्लस आयन रिलीज करता है। अच्छा, तो कुछ ऐसे एसिड भी बताता हूं आपको जो H प्लस आयन रिलीज नहीं करता है फिर भी एसिड माना जाता है वो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे हम बोल दिया जाए, हम आपसे बोले SO2, SO2 क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये भी एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन फिर भी इसका प्रॉब्लम क्या है? ये H प्लस आयन कैसे रिलीज करेगा? क्योंकि इसमें इसके अंदर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इन सब में हाइड्रोजन छुपा हुआ था तो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दे रहा था, लेकिन इसमें तो नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा? ये क्या करेगा मेरे भाई? H2SO4 में क्या है? H प्लस आयन रिलीज इसलिए कर रहा है क्योंकि यहां कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, इसीलिए वो H प्लस आयन रिलीज कर रहा है। लेकिन एसो अगर एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपका, ये भी मेरे भाई एसिडिक नेचर का होता है, ये भी एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है CO2। क्या इसमें H प्लस आयन रिलीज करेगा? बताओ भाई, क्या इसमें एसिडिक आयन रिलीज नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? बिकॉज यहाँ पे कोई भी H नाम का कोई चीज ही नहीं है, तो ये एसिडिक होने के बावजूद भी H प्लस आयन रिलीज नहीं कर पाएगा। तो ये था उनका कुछ एक्सेप्शन, ठीक है मेरे भाई। अब जो इनका बेस के बारे में अर्हेनियस का कहना था वो भी देख लेते हैं, सही है, सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे। देखिए, जैसे कोई एक बेस का नाम मान लो ले लेते हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड पानी में जाएगा तो कैसे टूटेगा? NH4 प्लस OH माइनस, ठीक, NH4 प्लस OH माइनस। अब देखो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लो KOH ले रहे हैं, KOH यहाँ पे क्या हो रहा है? K प्लस प्लस OH माइनस। एक और एग्जाम्पल ले लो, NaOH ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो क्या होगा? Na प्लस प्लस OH माइनस। अच्छा मेरे भाई, अर्हेनियस बोलते थे कि OH माइनस रिलीज करने वाला जितना भी सब्सटेंस है सबको हम बेस बोलेंगे, हाँ या ना? OH माइनस रिलीज करने वाला जितना भी सब्सटेंस है उसको बेस बोलेंगे। तो क्या उनका बात सही जा रहा है? आइए चेक करते हैं। देखिए, NH4OH बेस है, जब इसको पानी में डालें तो हमको OH माइनस यहाँ रिलीज करते दिख रहा है। KOH एक बेस है, इसको भी पानी में डालें तो OH माइनस रिलीज करते हुए दिख रहा है। NaOH बेस है, इसको भी पानी में डालेंगे OH माइनस रिलीज करते दिख रहा है। इसका मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि जो भी बेस है वो OH माइनस आयंस रिलीज करेगा। ये बात क्लियर है अच्छे तरीके से? ये बात अच्छे तरीके से क्लियर है? बताओ भाई, क्लियर है? अब हम लोग ये देख लेते हैं मेरे भाई कि एसिड में तो ये एक्सेप्शन है एसिड, लेकिन इसमें से H प्लस आयन रिलीज नहीं कर रहा था। अब देख लेते हैं कि कोई ऐसा बेस भी है जिसमें कुछ एक्सेप्शन बन रहा हो। बिल्कुल, बिल्कुल बन रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं, जैसे जैसे CaO, आप लोग पढ़े भी होंगे CaO, अभी फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब बताओ मुझे, ये जो है चूना है क्या? चूना चूना पानी जो है, ये कैल्शियम चूना का पत्थर जो है, ये क्या बेसिक नेचर का होता है, लेकिन क्या इसमें से OH प्लस OH माइनस आयन रिलीज करेगा? नहीं, क्योंकि OH माइनस आयन रिलीज करने के लिए कम से कम OH आयन रहना भी तो चाहिए।
यहाँ क्या OH आयन रिलीज करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो OH आयन रिलीज ही नहीं कर पाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इन MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है, बेस है, लेकिन क्या ये OH माइनस आयन रिलीज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि OH आयन इसमें है ही नहीं, तो रिलीज कहां से करेगा मेरे भाई? नहीं करेगा OH आयन, OH माइनस आयन। तो ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अर्हेनियस कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शन है। अर्हेनियस जो बोलते थे कि पानी में से हमेशा OH आयन माइनस आयन रिलीज करेगा, यहाँ पे ये चीज गलत होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे ये चीज गलत होता हुआ दिख रहा है। तो मेरे भाई अभी तक हम लोग ये पढ़ाई कर लिए कि एसिड कहते किसको है, एसिड और बेस का डेफिनेशन देने वाले दोनों साइंटिस्ट के बारे में हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ने लग जाएंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। देखो इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या है एक्चुअली, आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इंडिकेटर्स क्या है। अच्छा, जो भी एसिड है या बेस है, तुम्हारे घर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा रहेगा, उसको टेस्ट करके ही पहचानोगे क्या कि तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे एग्जांपल बहुत हार्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, जिसे बाथरूम वाथरूम साफ करते हो, अगर मान लो वो अपने जीभ पे रख लोगे, तब तुम टेस्ट करके बताओगे क्या कि एसिड है या बेस है? ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज को टेस्ट करके बताना मुश्किल है। इसीलिए हमारे मार्केट में आ गया है इंडिकेटर। ठीक है, हमारे मार्केट में एक साइंटिस्ट ने कहा कि भाई हर चीज को टेस्ट करके तो बताया नहीं जा सकता कि कौन चीज एसिड है या फिर कोई बेस है, तो ये बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसके लिए इंडिकेटर्स आया। इस इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग अभी देख रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे वो बेसिक में था, तो 6 पिलर्स में से एक पिलर्स हमारा समाप्त हुआ, और जो जो समाप्त होते चला जाएगा मैं इसी तरीके से करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो 6 पिलर्स था एसिड बेस सॉल्ट का, तो एक पिलर हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे पिलर्स की तरफ, यानी इंडिकेटर्स की तरफ चलने लग जा रहे हैं। ठीक, इंडिकेटर्स मेरे भाई, ये जो है हमारा इंडिकेटर 4 तरीके का है, ये 4 तरीके है ना, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स 4 तरीके के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर भी उसको बोलते हैं। तीसरा हो गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने लग जाएंगे। मेरे भाई जो नेचुरल इंडिकेटर, नाम से ही लग रहा है नेचर से ऑब्टेन्ड किया गया, तो इसको बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स हम लोग करेंगे मेरे भाई। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स हम लोग करने लग जाएंगे। पहले हम लोग नेचुरल इंडिकेटर कर लें, फिर हम लोग करेंगे आर्टिफिशियल और सिंथेटिक इंडिकेटर हम लोग करेंगे। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर करने लगने के बाद आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हम लोग करने लग जाएंगे। चलिए ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग नेचुरल इंडिकेटर की तरफ चलते हैं। चलिए, पहले हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं और थोड़ा सा और थोड़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जो ये नेचुरल इंडिकेटर है, ये मेन जो नेचुरल इंडिकेटर अभी जो मेनली जो लैबोरेटरी में यूज किया जाता है, बहुत आसानी से उपलब्ध भी है, उसका नाम है लिटमस। नाम भी सुने होंगे, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, लिटमस क्या करता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो लिटमस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप में हम लोग इसको पढ़ लेते हैं पहले। मेरे भाई ये जो लिटमस है ना, ये आया कहाँ से है पहले ये समझ लो, ये बना कैसे है। ये जो लिटमस है तुम लोग पढ़ रखे होगे, हालांकि फिर से सुन लो, एक लीचेन नाम का प्लांट होता है।
ठीक है। एक होता है लीचेन नाम का प्लांट होता है, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा फाइलम से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा फाइलम से बिलोंग करता है। ये थैलोफाइटा वगैरह आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ये लिटमस कैसे बनता है? लीचेन का पौधा होता है, उससे बनता है, ठीक है। लिटमस का, लीचेन का जो पौधा होता है ना, उसका छाल, ठीक है, उसके छाल को क्या करते हैं, उसके छाल को क्या करते हैं, ले करके और एक एक बर्तन में इस तरीके से गाड़ लेते हैं, उसका सारा रस निकाल देते हैं। ये जो सारा रस जो निकल के आता है वो होता है पर्पल कलर का, पर्पल कलर का रस होता है, ठीक, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अब अगर हमको पर्पल कलर का होता है, ये बात तो तय है। अब हमको अगर इसी पर्पल कलर से, इसी लीचेन के पौधा से अगर हमको रेड लिटमस पेपर बनाना है, रेड लिटमस पेपर बनाना है, तो क्या करेंगे? तो इसमें क्या करते हैं ना, फ्यू ड्रॉप एसिड डाल देते हैं, फ्यू ड्रॉप एसिड डाल देते हैं। तो होता क्या है इससे, ये जो पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन था लीचेन प्लांट का, ये पूरा पूरा रेड बन जाता है, पूरा पूरा रेड बन जाता है, ठीक। और रेड बन जाता है, ठीक। अब ये पूरा पूरा रेड कलर का हो गया। अब एक स्ट्रिप ले लेते हैं, अब एक स्ट्रिप ले लेते हैं, दिखाते हैं आपको कैसा स्ट्रिप लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब समझ गया ना, वही कागज का कुछ इस तरीके का जिसमें सोखने का कैपेसिटी ज्यादा हो, उसी को स्ट्रिप बोल देते हैं। चलिए, इससे क्या करेंगे, ये जो रेड, रेड वाले में डुबा देंगे, ठीक है। रेड वाले सॉल्यूशन में डुबा करके इसको रेड लिटमस पेपर बना लेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ भाई। अगर हमको ब्लू लिटमस पेपर बनाना है तो हम क्या कर रहे होंगे, तो हम क्या कर रहे होंगे, बात समझना जरा। एक मिनट भाई, बारिश आ गया। आइए स्टार्ट करते हैं इस बात को लेकर के। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि अब अगर हमको इसी लीचेन प्लांट से अगर हमको अगर रेड लिटमस नहीं, अगर हमको ब्लू लिटमस बनाना है तो क्या करेंगे? ब्लू लिटमस अगर बनाना है तो ये जो लीचेन प्लांट का जो सोखा हुआ जो पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन है ना, इसमें क्या करेंगे बेसिकली, इसमें बस एक काम बस यही करना है कि इसमें कुछ क्या करेंगे, बेस ऐड कर देंगे। अगर बेस ऐड करेंगे, जैसे ही इसमें बेस कुछ कुछ बूंद बेस का डालेंगे, वैसे ही ये जो पर्पल कलर का जो है ना सॉल्यूशन, ये ब्लू कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। और सेम काम करेंगे, सेम काम करेंगे। देखो, ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है ना, ये कैसे बना होगा? ये भी लिटमस, लिटमस है, तो इसको जा करके उसी सॉल्यूशन में डुबा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा मेरे भाई, ब्लू कलर का लिटमस बन जाएगा। समझ में आ गया लिटमस बनता कैसे है? यहां तक सबको क्लियर है अच्छे तरीके से? अब ये रेड लिटमस पे अगर हम एसिड डालेंगे तो क्या होगा, और बेस डालेंगे तो क्या होगा, ये तो सबको पता है छोटे छोटे बात से। एसिड डालेंगे तो क्या होगा, इस रेड लिटमस पे अगर एसिड डालेंगे तो क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसी रेड लिटमस पे अगर हम बेस डालते हैं तो क्या होगा मेरे भाई, रेड लिटमस तो हो जाएगा ब्लू। सेम कहानी यहां पे आ जाओ, ये ब्लू लिटमस है, ये ब्लू लिटमस पे अगर हम लोग एसिड डालते हैं तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा रेड। अगर इसी पे अगर हम लोग बेस डालते हैं तो क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, ये बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है सबको? मुझे बताओ भाई, सबको क्लियर हो गया ये बात?
एसिड के साथ क्या बिहेवियर रहता है लिटमस का, बनता कैसे है, ये बात अच्छे तरीके से हम समझा चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, नहीं होगा तो मैं फिर से समझा दूंगा। चलिए, तो लिटमस के बाद हमारा एक नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर पे चलने की कोशिश करते हैं, जो है टर्मरिक। टर्मरिक, हल्दी, आप लोग देखते होंगे अपने घर में, यूज बहुत बार देखा होगा। तो टर्मरिक कैसे नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। टर्मरिक, टर्मरिक जो है मेरे भाई, करते क्या है, ऐसा करो, हम आपसे कहते हैं टर्मरिक के लिए ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। लो, अपने एक ग्लास पानी लो और उसमें क्या करो ना कि हल्दी घोर दो, तो पूरा पानी कैसा हो जाएगा, पानी का कलर किस तरीके का हो जाएगा, मुझे बताओ भाई, कैसा हो जाएगा, पीला, येलो कलर, येलो कलर का हो जाएगा। हाँ, एक लिया ग्लास, उसमें हल्दी घोर लो, पानी हो जाएगा येलो। अब क्या करो ना, उसमें नींबू गाड़ दो, 2 बूंद नींबू गाड़ दो, यानी कि एसिड डाले। नींबू गाड़ने का मतलब एसिड डालना। तो देखोगे कि उसका कलर फिर भी येलो है, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आया है, उसके उसके कलर में कोई चेंज नहीं आया है। अब एक काम और करो, एक काम और करो, अब करो ना कि इसमें तुम सर्फ डाल दो। सर्फ, सर्फ जो होता है ना, वो एक्चुअली बेस होता है, वो बेस होता है, ठीक है। सर्फ जो होता है बेस होता है। अब इसमें सर्फ डाल के देखना, बिल्कुल इसका कलर रेड हो जाएगा, बिल्कुल इसका कलर रेड हो जाएगा। ऐसा करके देखना, बहुत अच्छी बात है। अगर जिसको ज्यादा थोड़ा सा मन कर रहा हो प्रैक्टिकल करने का, तो घर में भी कर सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर है। हम लोग 2 इंडिकेटर पढ़ने के बाद, लिटमस और टर्मरिक, लिटमस इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, 2 नेचुरल इंडिकेटर पढ़ने के बाद ये तीसरा नेचुरल इंडिकेटर पढ़ने लग जा रहे हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये है रेड कैबेज, ये है रेड कैबेज, ठीक। अब ये कैसे नेचुरल इंडिकेटर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर इस रेड कैबेज में, अगर अगर इस रेड कैबेज में को अगर हम बेस में डुबा दें, ठीक है, कोई ऐसा सॉल्यूशन ले जो बेसिक नेचर का हो, उसमें अगर इस कैबेज को डुबा दे, तो बिल्कुल बिल्कुल तुमको दिखाई दे देगा, एकदम ग्रीन हो जाएगा वो, इस तरीके से। ये बिल्कुल ग्रीन कैबेज में चेंज हो जाएगा, जैसे ये कैबेज है, तुमको दिख रहा है ना अच्छे तरीके से, उसका कलर बिल्कुल चेंज होकर के क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। आई बात समझ में, बात समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, बिल्कुल ग्रीन कैबेज आपको दिखने लगेगा। लेकिन वही अगर आप इसी रेड कैबेज को, इसी रेड कैबेज को अगर आप एसिड के सॉल्यूशन में कोई डुबाते हैं, एसिड सॉल्यूशन में डुबाते हैं, एसिड सॉल्यूशन में डुबाते हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो एसिड सॉल्यूशन में डुबाने से, एसिड सॉल्यूशन में डुबाने से कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन वही अगर आप इसे बेसिक सॉल्यूशन में अगर डुबाएं, तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे भाई, ग्रीन हो। अब आप लोग ये तीनों नेचुरल इंडिकेटर को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। लिटमस, फिर से क्या कहते हैं, और कौन सा था, टर्मरिक, और तीसरा जो था रेड कैबेज। हम लोग 3 नेचुरल इंडिकेटर पढ़ने के बाद हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें बेसिकली हम लोग 2 इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। एक का नाम है मिथाइल ऑरेंज, एक का नाम है मिथाइल ऑरेंज, और दूसरे का नाम है फेनोप्थलीन, दूसरे का नाम है फेनोप्थलीन, ठीक है। दूसरे का नाम है फेनोप्थलीन, पहले का नाम मिथाइल ऑरेंज और दूसरे का नाम मेथोप्थलीन, फेनोप्थलीन, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं मिथाइल ऑरेंज कैसे काम कर रहा होता है और ये फेनोप्थलीन कैसे काम कर रहा होता है। इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए,
मिथाइल ऑरेंज का ये है कहानी कि मिथाइल ऑरेंज जो है एसिड में मिथाइल ऑरेंज जो है किस चीज में चेंज हो जाता है मेरे भाई? किस चीज में चेंज हो जाएगा? वो बिल्कुल रेड में चेंज हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज रेड बन जाएगा। मिथाइल ऑरेंज कैसा बन जाएगा? एसिड में डुबोने पे रेड बन जाएगा। वही अगर इसको बेस में डुबो तो क्या बन जाएगा? येलो बन जाएगा। मिथाइल ऑरेंज कैसा बन जाएगा? येलो बन जाएगा। तो एसिड में मिथाइल ऑरेंज को डुबाओ या मिथाइल ऑरेंज सॉरी ऐसी बात कर रहे हैं। मिथाइल ऑरेंज एक सॉल्यूशन है, उसमें अगर एसिड का कुछ ड्रॉप डालो तो मिथाइल ऑरेंज चेंज हो जाता है रेड कलर में। और अगर इसी मिथाइल ऑरेंज के सॉल्यूशन में अगर हम लोग बेस का कुछ ड्रॉप उसमें डालते हैं तो चेंज हो जाता है येलो कलर में। ठीक है, बात अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हमारा दूसरा इंडिकेटर है फेनोप्थलीन। ये फेनोप्थलीन, देखिए फेनोप्थलीन का क्या है कि अगर एसिड रहेगा ना, अगर एसिड रहेगा तो ये बिहेव करेगा कलरलेस। क्या बिहेव करेगा? कलरलेस। ठीक है, ये कलरलेस बिहेव करेगा, मतलब उसका कोई कलर में चेंज नहीं आएगा। ठीक, और वैसे ये अगर इसको बेस में डालोगे तो बिल्कुल ये पिंक हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। वैसे मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर क्या है फिर? अपना कलर मिथाइल ऑरेंज सॉरी फेनोप्थलीन का जो अपना कलर है वो है कलरलेस होता है। खुद किस कलर का होता है फेनोप्थलीन? खुद अपना इसका कलरलेस होता है, कोई कलर का नहीं होता है। जबकि मिथाइल ऑरेंज का खुद का अपना कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। नाम नाम ही लग रहा है मिथाइल ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है, तो एसिड में रेड हो जाता है, बेस में येलो। ये एसिड में कलरलेस रहता है, बेस में पिंक हो जाता है, बेस में पिंक हो जाता है। हम लोग दो तरीके का इंडिकेटर पढ़ने के बाद हम लोग तीसरे तरीके का इंडिकेटर पे आए हैं जिसका नाम है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अच्छा, ये ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? गंध। गंध में क्या चेंज आता है? ठीक है, तुम लोग कहते हो परफ्यूम आता है तो कहते हो प्लीजेंट, भाई बहुत अच्छा गंध आ रहा है। वही अगर तुम कहीं नाले वाले से गुजर जाओ तो कहते हो भाई कि बहुत मूड खराब हो गया। तो ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ऑल अबाउट ऑल फैक्ट्री, नाम ही है ऑल फैक्ट्री का मतलब ही होता है गंध, सुगंध या दुर्गंध। ठीक है, तो देखते हैं ऑल फैक्ट्री मतलब एसिड डालने से किसी सब्सटेंस में क्या चेंजेज आता है या बेस डालने से क्या चेंजेज आता है। पहला जो है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है ओनियन। ओनियन, ओनियन तो आप लोग देखते भी होंगे घर में। प्याज, अगर इसी प्याज को, अगर इसी प्याज में नींबू का रस एसिड डालो, ठीक, एसिड में डाल दो, ठीक है, मतलब इसी प्याज के रस में अगर आप नींबू डालो या फिर कह सकते हैं एसिड डालोगे तो अपना वो जो इसका जो ओनियन का जो खुद का जो स्मेल है ना वो बरकरार रहेगा। तो स्मेल कंटिन्यू रहेगा। स्मेल क्या रहेगा? कंटिन्यू, स्मेल कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर इसी प्याज को अगर तुम बेसिक सॉल्यूशन उसमें मिलाओ तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे भाई? उसमें से जो प्याज का जो स्मेल होता है ना, खुद का जो स्मेल होता है अजीब तरीके का, तुम लोग देखते भी होगे, प्याज का जो स्मेल होता है खुद का, वो बिल्कुल गायब सा हो जाएगा, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ओनियन में एसिड डालने पे उसका स्मेल कंटिन्यू रहता है, लेकिन बेस डालने पे उसका स्मेल चला जाता है। उसी तरीके का दूसरा जो है आप लोग देखते भी होंगे, वैनिला। वैनिला, ठीक है, वैनिला नाम तो बहुत सुना होगा, ठीक है, वैनिला एक्सट्रैक्ट। ठीक, तो वैनिला में क्या है मेरे भाई? सेम कहानी इसके साथ भी है। वैनिला जो होता है ना, ये कह दो कि जब इसमें आप एसिड डालते हो तब भी जिस वैनिला का जो अपना जो स्मेल है, खुद का जो स्मेल है वैनिला का, जैसा उसको प्लीजेंट अगर उसको स्मेल करना चाहिए तो करते रहता है, तो खुद का स्मेल जो वैनिला का होता है कंटिन्यू रहता है।
स्मेल कंटिन्यू रहता है। लेकिन वही वैनिला का बेस में जैसे ही वैनिला को अगर आप मिलाओगे, बेस जैसे ही वैनिला पे ऐड होगा, तो इसका खुद का जो स्मेल है इसमें से खत्म हो जाता है। ये बात क्लियर है? ये बात अच्छे तरीके से क्लियर है कि ओनियन के साथ क्या होता है, वैनिला के साथ क्या होता है। अब तीसरा जो बात है, क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल का मतलब लौंग का तेल। लौंग अपने आपके घर में होगा भी, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लौंग कौन नहीं जानता। तो उसका अगर कोई अगर वो तेल हो, अगर उसके तेल पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, अगर उसके साथ अगर एसिड मिलाया जाए, एसिड उसमें अगर कुछ कुछ बूंद एसिड डाला जाए, तो डिफरेंट स्मेल करने लग जाता है, अलग ही तरीके का स्मेल करने लगता है। और बेस डालते हैं तो फिर क्लोव ऑयल जैसा स्मेल नहीं करता है, उसमें भी कुछ अलग ही स्मेल करने लग जाता है, ठीक है। एसिड डालने पे कुछ अलग स्मेल करने लग गया, बेस डालने पे भी कुछ अलग ही स्मेल करने लग गया, ठीक है। तो स्मेल में चेंज आ जाता है, एसिड के लिए अलग स्मेल, बेस के लिए अलग स्मेल। मेरे भाइयों, बात आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। हम लोग आज जो है हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि इंडिकेटर्स एसिड बेस को डेफिनेशन में कैसे डाले हैं, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किए हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास है, हम लोग एसिड के बारे में पढ़ रहे होंगे। आज के लिए हम लोग यहीं तक रहेंगे मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्लास में एसिड के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल से, एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, ठीक है।